गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और सदिशों का निरूपण। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण एवं मात्रक होता है तथा जिनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल, घनत्व, आयतन, कार्य, शक्ति, विद्युत धारा, विभव आदि, ये अदिश राशियाँ होती हैं। इनमें केवल परिमाण होते हैं और इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अब आइए सदिश राशियाँ क्या होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक के साथ ही दिशा की भी आवश्यकता होती है, इन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सब सदिश राशियाँ होती हैं। अब इनको सदिश राशियों को निरूपण यानी इनको कैसे हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको देखें। तो सदिश राशि को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी एक तीर खींचते हैं क्योंकि वो दिशा भी दिखाता है। तो जिसे तीर की लंबाई उसके परिमाण को एवं नोक इसकी दिशा को व्यक्त करती है। यदि किसी सदिश का परिमाण a है तो उसे वेक्टर a लिखते हैं, यानी a के ऊपर तीर लगाते हैं, हम इसको पढ़ते हैं वेक्टर a। ठीक, और यहाँ पे देखिए वेक्टर a को निरूपित किया गया है। यहाँ आगे वेक्टर a के जो हेड है उसको शीर्ष या वालाग्र कहते हैं, हेड कहते हैं, और इसको पुक्ष या प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, टेल कहते हैं। तो इस तरह से हम वेक्टर को या सदिश राशि को निरूपित करते हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बार बार हर जगह मिलेगा वह है पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश एवं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। किसी क्षण दिए गए बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश को पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं, यानी पोजीशन बताए वो वेक्टर। किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अगर वो पोजीशन बताता है तो हम उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अब देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए इस एक्स वाई प्लेन में बिंदु P, O से बिंदु P पर अगर कोई कण है तो उसकी बिंदु P पर उस कण की स्थिति को बताने वाला जो वेक्टर है वो R1 है। जो वेक्टर R1 है वो पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे T1 एवं T2 पर कण की स्थिति P तथा Q को प्रदर्शित करने वाले सदिश OP वेक्टर R1 तथा OR वेक्टर R2 स्थिति सदिश हैं। तो ये दोनों R1 और R2 क्या हैं, स्थिति सदिश हैं। अब किसी निश्चित समय अंतराल में गतिमान कण के विस्थापन को प्रदर्शित करने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे T2 माइनस T1 समय अंतराल में कण का विस्थापन सदिश PQ है। तो यहाँ पे देखिए OP स्थिति सदिश हो गया, OQ भी स्थिति सदिश हो गया, लेकिन वेक्टर PQ यह विस्थापन सदिश है। तो हम क्या करेंगे, PQ कैसे निकालेंगे, OQ माइनस OP। ध्यान देंगे PQ होगा OQ माइनस OP। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विस्थापन सदिश PQ OQ माइनस OP, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 के इक्वल। या त्रिभुज ला से भी हम इसको कर सकते हैं जो आगे पढ़ाया जाएगा। अब वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे इक्वल वेक्टर, समान वेक्टर क्या कहलाते हैं, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण एवं दिशा एक समान हों समान वेक्टर कहलाते हैं, यानी उनकी दिशा भी समान हो और उनका परिमाण भी समान हो। तो हम कहेंगे वेक्टर A बराबर वेक्टर B अगर ये दोनों वेक्टर समान हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या है, ऐसे दो वेक्टर जिनके परिमाण बराबर एवं दिशाएं विपरीत हों, विपरीत वेक्टर कहे जाते हैं। जैसे C एवं D विपरीत वेक्टर हैं। तो यहाँ पे देखें ये C और D विपरीत वेक्टर हैं, यह दोनों परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो C इज इक्वल टू माइनस D हम लिख सकते हैं या D इज इक्वल टू माइनस C लिख सकते हैं। एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक से एकांक वेक्टर कहलाता है। जैसे
वेक्टर किसी वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर ए होता है। ए के ऊपर कैप, इस देखिए ए के ऊपर कैप लगाया गया है तो इसको हम एकांक वेक्टर कहेंगे। कैसे प्राप्त होगा? जब हम वेक्टर को उसके मापांक या मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो हम कहेंगे कि हम यूनिट वेक्टर हमको मिल जाएगा, या हम यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करेंगे। यानी यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी उसके मैग्नीट्यूड से जब हम वेक्टर को भाग देंगे तो हमें एकांक वेक्टर उस दिशा में मिलेगा। तो ए अपॉन ए का परिमाण, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जगह कई बार आता है, तो इसको ठीक से पढ़ लेंगे। लंब कोणीय वेक्टर, यूनिट और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होंगे? तो यह एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड एक्सिस में एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग के वेक्टर होता है। तो इसको हम लंब कोणीय वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे इनका मापांक 1 होता है। तो अक्षों ओ एक्स, ओ वाई एवं ओ जेड के अनुदिश एकांक वेक्टरों को एकांक लंब कोणीय वेक्टर कहते हैं एवं क्रमशः आई जे एम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर आई इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर के इक्वल टू 1, यानी इन सब का मापांक 1 होता है क्योंकि यह एकांक वेक्टर होते हैं। अब शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर किसको कहते हैं या नल वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य वेक्टर कहते हैं, एवं इसको शून्य वेक्टर को जीरो के ऊपर हम वेक्टर का साइन लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होने के कारण दिशा अनिश्चित होती है। तो इसको भी पढ़ लेंगे। अब दो वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और बी के बीच में इस तरह से हम आगे इसको खींचेंगे तो देखेंगे ये कोण दिखा रहा है। तो वेक्टर ए और बी को एक त्रिभुज की भुजाओं पर इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं कि ए का हेड और से बी का टेल शुरू होता है और आर इन दोनों वेक्टर का परिणामी होता है, जो वेक्टर ए के टेल से और वेक्टर बी के हेड से हम मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको लिखा भी गया है। दिए गए वेक्टरों ए तथा बी को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम परिमाण एवं दिशा सहित ए को बनाते हैं। इसके बाद ए के शीर्ष से प्रारंभ करके परिमाण एवं दिशा सहित बी बना लेते हैं। अंत में ए के प्रारंभिक बिंदु को बी के शीर्ष से मिला देते हैं, जो अभी बताया गया है। यही ए तथा बी का योग आर होगा और परिणामी आर होगा। तो आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी, इसको त्रिभुजला हम कहते हैं। तो वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताई गई है कि ए के हेड से बी के टेल को मिला के हम आगे खींचते हैं उसी कोण पर, और ए के टेल से बी के हेड को मिला देते हैं, तो यह परिणामी वेक्टर आर होता है। इसी तरह से यदि हम इस तरह से जोड़ें वेक्टर बी को ए में, तो इस तरह से बी के हेड से ए को हम खींचेंगे और इस तरह से बी के टेल से ए को हम मिला देंगे, तो यह आर डैश होगा। ठीक, बी इसी प्रकार बी से में ए को जोड़ने पर देखिए यहाँ लिखा भी गया है परिणामी आर डैश है। तो आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। लेकिन आर एवं आर डैश परिमाण एवं दिशा में समान है। हम देखेंगे यहाँ पे परिमाण एवं दिशा में समान है आर और आर डैश, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर डैश या ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। तो स्पष्ट है कि वेक्टरों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि अगर हम उसका क्रम बदल दें तब भी ये वेक्टर का योग सत्य है। अब दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि, तो इसमें बहुभुज विधि में क्या करते हैं, जब दो से अधिक वेक्टर हों तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर को टेल से, और इसी क्रम में हम इसको जोड़ते जाते हैं और रिजल्टेंट या परिणामी निकालने के लिए पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड को मिला देते हैं। इसके लिए आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माना ए बी सी को जोड़ना है। इसके लिए सर्वप्रथम परिमाण एवं दिशा सहित ए तथा बी को जोड़ते हैं जिनका परिणामी डी है। अतः डी में सी को जोड़ते हैं जिनका परिणामी आर है। अतः आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो चित्र से स्पष्ट है कि आर बराबर डी प्लस सी बराबर ए प्लस ई, या हम डी की जगह पर रखेंगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, जिसको साहचर्य नियम भी कहते हैं, तो वेक्टर का योग साहचर्य नियम भी का भी पालन करता है।
तो इस तरह से हम एक से ज़्यादा वेक्टरों को हम बहुभुज विधि से जोड़ सकते हैं, जिसमें पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, फिर दूसरे वेक्टर का हेड, तीसरे वेक्टर का टेल, और जैसे कोण दिया हो उसी कोण के आधार पे हम खींचते चले जाते हैं। और अंततः फाइनली हम क्या करते हैं कि पहले वेक्टर के टेल को अंतिम वेक्टर के हेड से मिलाते हैं, और जो पैमाना हम माने रहते हैं उससे हम उसकी लंबाई को नाप कर और उसमें गुणा कर देते हैं। तो जिस भौतिक राशि यानी कि बल है, विस्थापन है, उसमें हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। दो वेक्टरों के जोड़ने की गणितीय विधि, ये समांतर चतुर्भुज नियम है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसको ठीक से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए दो वेक्टर ए और बी हैं जिनको समांतर भुजाओं की आसन्न भुजाओं से दिखाया गया है, जिनके बीच का कोण थीटा है, यहाँ पर भी दिखाया गया है। उसी वेक्टर बी के पैरेलल यहाँ पे इसको खींचा गया है जिनके बीच में कोण थीटा है। तो इस नियम के अनुसार यदि दो वेक्टर परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाते हैं तो उनके योग का परिणामी उनके कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। तो उनका परिणामी उनके विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। यदि ए तथा बी के बीच कोण थीटा है तो चतुर्भुज की भुजाओं ओपी तथा ओएस द्वारा प्रदर्शित हुए हैं, तो इनका परिणामी विकर्ण ओक्यू द्वारा निरूपित होगा। यहाँ पे देखिए ओपी और ओएस द्वारा वेक्टरों को निरूपित किया गया है, तो इनका परिणामी आर होगा। अब यहाँ पे ओएस के समांतर भुजा पी क्यू है, तो इस बी को हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं बी, तो ए प्लस बी या आर के बराबर होगा और परिणामी वेक्टर ए से अल्फा कोण बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, ओपी को आगे पी ई तक खींचेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर या लंब खींचेंगे ओपी रेखा पर जो क्यू ई के बराबर है। अब इसमें पाइथागोरस के प्रमेय से ओ क्यू स्क्वायर त्रिभुज ओ ई क्यू में, देखिए यहाँ पे ओ ई क्यू में ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, और ओ ई किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए ओ ई है ओ पी प्लस पी ई होल स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। अब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो मिलेगा हमको ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी ई प्लस क्यू ई स्क्वायर। अब यहाँ पे लेकिन पी ई प्लस क्यू ई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे देखिए पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर है, तो हम इसको पी क्यू स्क्वायर लिख देंगे और कॉस थीटा का मान जो होगा वो पी ई अपॉन पी क्यू होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ई इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। इसका मान हम इसमें रखेंगे तो हमको मिलेगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी क्यू कॉस थीटा। अब ओ पी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है, यहाँ देख सकते हैं ओ पी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। पी क्यू स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा। और यह ओ क्यू स्क्वायर क्या है, यह आर स्क्वायर है, तो इस तरह से हम आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ ए और बी दोनों वेक्टर हैं और आर उन वेक्टर का परिणामी है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर हम लिखते हैं तो यह हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस सूत्र को याद रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और अनेकों जगह ये इसका उपयोग होता है। अब यदि परिणामी आर एवं ए के बीच कोण अल्फा बन रहा है, जो अभी हमने दिखाया कोण अल्फा, यहाँ पे देखिए आर और ए के बीच में कोण अल्फा बन रहा है, तो tan अल्फा क्या होगा, क्यू ई अपॉन ओ ई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू ई अपॉन ओ ई, और ओ ई को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी ई। ठीक, तो क्यू ई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें हम इस कोण में इस त्रिभुज में देखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी ई क्यू में साइन थीटा हो जाएगा क्यू ई अपॉन पी क्यू, तो क्यू ई हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। ठीक, तो यह हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, और नीचे ओ पी और पी ई को हम पहले ही निकाल चुके हैं पी क्यू कॉस थीटा, मान रखेंगे तो tan अल्फा हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 2 है। तो इस प्रकार सभी समीकरण 1 से आर का परिमाण एवं समीकरण 2 से उसकी दिशा ज्ञात हो जाती है। विशेष स्थितियां में जब थीटा बराबर 0 हो तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस समय आर मैक्सिमम यानी ए प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है।
अर्थात परिणामी आर का परिमाण दोनों के परिमाणों के योग के बराबर होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस 90 बराबर 0, तो साइन 90 और साइन 90 बराबर 1, तो इस समय हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एवं टेन अल्फा हो जाएगा बी अपॉन ए। जब थीटा 180 डिग्री होगा यानी दोनों वेक्टर अपोजिट हो तो कॉस 180 -1 होगा, तो साइन 180 का मान 0 होता है। तो आर बराबर हो जाएगा परिणामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आर मिनिमम होगा ए माइनस बी के बराबर। और टेन अल्फा 0 अर्थात दोनों के बीच में जो कोण होगा वह क्या होगा, 0 होगा, अर्थात अल्फा बराबर 0 या 180 डिग्री। इस दशा में आर का परिमाण दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर एवं दिशा दोनों के बड़े वेक्टर की दिशा में होती है। जैसे कि अगर हमको दो वेक्टर हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो वेक्टर का मान परिमाण ज़्यादा होगा उस वेक्टर की दिशा में ही परिणामी बताएगा। तो यहाँ तक इसको तैयार कर लेंगे, नोट्स लिख लेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।